बदन पर वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, ये मिलती है मेहनत, जज्बे और जुनून से। जिस दिन ये वर्दी मिल गई उस दिन से जी पाओगे सुकून से। वर्दी और आपके बीच का ये फासला कैरियर विल पार कराएगा। गांव देहात में जन्मे बच्चों को देश सेवा का अवसर दिलाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप भी यूपी में दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो यह सपना सच होगा कैरियर विल के एक नए दरोगा स्पेशल बैच से, जिसमें कैरियर विल के सभी टीचर्स अपने वर्षों के अनुभव से आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। खासकर जो इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, उन्हें आसान बनाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एनिमल न्यूट्रिशन पार्ट 2 में आप सभी का। शिवानी हमारे साथ हैं, सूरज कुमार हैं, प्रीति कुमारी जुड़ चुकी हैं, उदय लुफाई हमारे साथ हैं, प्रशांत, गंगा, महिमा, उदय, सुमित। चलिए, सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। मिलन कुमार, रिहान रज़ा, विवेक मीना, सुनील मीना, निखिल साहू साहब, प्रिंस चौरसिया जी, प्रीति, रेहान रज़ा, आशिका, एमडी कैफ हमारे साथ हैं, आयुष मौर्य साहब हैं, प्रिंस गुप्ता साहब हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको हमारी तरफ से भी। कैसे हैं आप सभी, ठीक हैं? प्रिंस हमारे साथ हैं, स्वागत है। बिल्कुल मैं ठीक हूँ शिवम साहब, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, और क्लास कब चालू होगी? केमिस्ट्री की भी हम चालू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन स्टार्ट किया था, कहाँ पर? स्टमक में, आमाशय में पाचन। और हमने कहा था कि भोजन जैसे ही आमाशय में आता है, आमाशय की दीवारों से एक अम्ल स्रावित होता है। उस अम्ल का नाम क्या है? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। उसका फंक्शन क्या होता है कि फूड में अगर कोई पैथोजन आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई जीवाणु आ गया है, उसको मार देना। और कुछ एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देना। जैसे कुछ एंजाइम है जो सोए रहते हैं ना, जैसे पैप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है, सोया रहता है, उसको जगाता है कौन? HCl जगाता है। क्या करता है? HCl उसको जगाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई वो एंजाइम कौन कौन से हैं आपके स्टमक में और वो भोजन को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो HCl ने एंजाइम को क्या कर दिया? जगा दिया। अब देखते हैं कि आमाशय में वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो भोजन को पचा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो देखिए, ये फूड जो है वो आपका स्टमक में आया है, ध्यान से सुनिएगा। ये बक्कल कैविटी थी, मुख गुहिका थी, चबाया, इसोफेगस होता हुआ कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। तो स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये क्या है आपका? दिस इज योर स्टमक, आमाशय। ध्यान से सुनिएगा, आमाशय में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, पाचन ग्रंथियां हैं, तो आमाशय में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं जी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो जब भी वर्ड गैस्ट्रिक आ जाए उसका मतलब स्टमक से रिलेटेड होगा कोई भी चीज। तो आमाशय में मौजूद पाचन ग्रंथियों को हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये सारी की सारी जठर ग्रंथियां एक लिक्विड सेक्रेट करती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, आमाशय में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये सारी की सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या स्रावित करती हैं? गैस्ट्रिक जूस।
और इस गैस्ट्रिक जूस में होते हैं 3 एंजाइम्स। कितने एंजाइम्स? 3 एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम है रेनिन। हिंदी में भी रेनिन लिखेंगे क्योंकि ये एंजाइम है तो इसकी हिंदी होगी नहीं। और तीसरा आपका है लाइपेज। क्या है? लाइपेज। ठीक है, ये 3 एंजाइम आपके आमाशय में होंगे जो आपके पाचन क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, आवाज सब आ रही है सही? वॉल्यूम कम आ रही है? वॉल्यूम तो एकदम रेड तक जा रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम में कोई इशू नहीं है। बाकी लोग बताइए। महिमा यादव हमारे साथ है, हाँ अभी स्टार्ट हुई है। मुस्कान हमारे साथ है, एंजाइम का नाम लिख दिया इन्होंने। गुड इवनिंग बलवंत कुमार जी। अनुष्का शर्मा को वॉल्यूम कम आ रही है, बाकी लोग बताइए। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है अभी तक? किसका? जितनी भी क्लासेस हुई उसका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। प्रणव, अंजलि कुमारी हमारे साथ हैं। राम राम अंजलि, कैसी हैं आप? ठीक है। प्रिंस चौरसिया जी हमारे साथ हैं। ठीक है। ईशांत यादव कह रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। क्या गलत पढ़ा रहे हैं आप बताओ, क्या सही होना चाहिए? है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वहाँ होगा पैंक्रियाटिक जूस में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम होते हैं? तो कहते हैं पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। अब इन तीनों का बारी बारी जो है हम कहेंगे क्या फंक्शन हम लोग देखेंगे, है ना। टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड इंसीजर, रूपांतरित कृंतक होते हैं। नोट्स कैसे बनाए? अच्छा, 18 तारीख के बाद नहीं मिला है पीएनजी। 18 तारीख के बाद पीएनजी नहीं मिला है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे, हम चेक करवाते हैं। 18 तारीख के बाद पीएनजी नहीं मिली है। ठीक है, देख लेते हैं उसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आमाशय में पाचन ग्रंथियां हैं उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ लिक्विड सेक्रीट करती हैं, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में ही दरअसल HCl होता है और एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब इनके हम फंक्शन जरा आपको दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? फंक्शन दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो आमाशय में जो पाचन ग्रंथियां होंगी, आपके आमाशय में जो पाचन ग्रंथियां होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसका स्रावन करेंगी, किसका सेक्रेशन करेंगी? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे? कितने एंजाइम होंगे गैस्ट्रिक जूस में? तो आपने कहा सर 3 होंगे। कौन कौन? तो पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा लाइपेज। अब बारी बारी से सबके हम फंक्शन देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। तो आप कहेगा कि पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यह प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है और यह प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टॉन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा कि आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन। या पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन प्रोटीन को किस चीज में बदलता है? तो पेप्टॉन में। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये पेप्टॉन क्या है? सवाल ये पैदा हुआ कि भाई साहब ये पेप्टॉन क्या है? एक भी पीएनजी नहीं है। ठीक है, हम उसको चेक करते हैं। अरमान खान साहब, तेजवीर साहब, ठीक है, एक भी पीएनजी नहीं है तो उसको हम देखते हैं, हम चेक करवाते हैं। बैच अपना नेम बता दीजिए, ठीक है, और मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर दीजिएगा किस किस डेट की मिसिंग है, उसको हम अपडेट करवा देंगे। ठीक है, ये राइटिंग आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए। तो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलेगा। अब ये पेप्टॉन क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि प्रोटीन होता क्या है? तो अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन होता है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का एक लॉन्ग चेन क्या होता है? प्रोटीन होता है।
तो प्रोटीन दरअसल क्या है, अमीनो अम्लों का क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, तभी तो प्रोटीन को बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। तो इसे तोड़ेंगे तो सिंपल होगा। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है अमाइनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, क्या है, एमिनो अम्ल है। ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है, इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टॉन कहते हैं। तो पेप्टॉन का मतलब क्या हुआ, पेप्टॉन का मतलब हुआ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बंद करके आराम से पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा। प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, तो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, पेप्टॉन कहते हैं। तो इसने क्या किया, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जिसको हम पेप्टॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेप्टॉन कहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ये प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो कहिएगा सर पेप्टॉन में। पेप्टॉन है क्या, प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ा। तो अगर मैं आपसे थोड़ा डीपली सवाल पूछ लूं कि पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है कि पार्शियल डाइजेशन करता है, पूर्ण पाचन करता है कि आंशिक पाचन करता है, तो आप कहिएगा सर प्रोटीन का पूर्ण पाचन कब होगा, कंप्लीट डाइजेशन कब होगा, जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाएगा। अभी अमाइनो एसिड बना है क्या, नहीं ना, अभी तो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही हुए हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डाइजेशन करेंगे, आंशिक पाचन करेंगे, आंशिक पाचन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है, पार्शियल डाइजेशन करेंगे, आंशिक पाचन करेंगे, तो उससे तो लिख सकते हैं ना आप। ओके ना, दूसरा जो एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन क्या करता है, कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, यानी कर्ड में, दही में बदल देता है। तो दूसरा जो हमारा एंजाइम है रेनिन, वो कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट यानी दही में। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसीन क्या है, यहां से दो बार सवाल पूछा गया कि कैसीन क्या है। तो कैसीन है मिल्क प्रोटीन। व्हाट इज कैसीन, कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। देखिए आप लोगों के अनुरोध पे मैं अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर पूछा जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उत्तर होगा कैसीन। या कैसीन है क्या, तो आप क्या कहेगा, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो अगर अपने भोजन में हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, कैसीन। इसको रेनिन क्या करेगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देगा, मतलब दूध को दही में जमा देगा। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि दूध को दही में जमाने वाला एंजाइम कौन है, या कर्डलिंग करने वाला एंजाइम कौन है, या मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम कौन है, तो उत्तर हो जाएगा रेनिन। आपने देखा होगा कि बच्चा पीता है दूध और उल्टी करता है तो निकलता है दही, देखा है कभी, बच्चा पीता है तो दूध पीता है और जब उल्टी करता है तो दही निकलता है। ये दही कहाँ से आ जाता है, यही जो एंजाइम है जो मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन है उसको जमा के बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में यानी दही में। तो हमारी बॉडी में जो दही बनता है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। हम लोग जो दही बनाते हैं वो अलग चीज होती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि दूध को दही में जमाने वाला या कर्डलिंग करने वाला एंजाइम है ना, कौन सा है, तो उत्तर आपका क्या होगा। तो अगर पूछा जाता है कि मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, जमना, मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम आमाशय में कौन सा है, तो वो है आपका रेनिन, डबल एन वाला। एक सिंगल एन वाला रेनिन होता है, वो किडनी से निकलता है, ठीक है, ये रेनिन है।
तो आपने देखा होगा कि बच्चा पीता है दूध और उल्टी करता है तो निकलता है दही, और ये दही बिल्कुल फ्रेश होता है, देखा होगा। स्मेल भी वैसा ही करेगा जैसा आप मार्केट से दही खरीद कर लाते हैं, है ना। देखा होगा अक्सर बच्चे उल्टियाँ करते हैं। बच्चों में रेनिन की मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मेन फूड मिल्क होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेनिन की मात्रा घटती जाती है, और किसी किसी पर्सन में बिल्कुल कम हो जाता है, तो उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि इनको दही दिया कीजिए। क्या दिया कीजिए? दही दिया कीजिए। तो दूध लेना ज़्यादा अच्छा है या दही लेना ज़्यादा अच्छा? दोनों में जल्दी डाइजेस्ट कौन होगा? दही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, दूध के रिस्पेक्ट में। तो बुढ़ापे में किसी आदमी को अगर मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसके दो वजह हो सकती है, एक रेनिन का प्रॉब्लम, आगे पढ़ेंगे लैक्टोज। एक लैक्टोज होता है जो दूध में जो लैक्टोज शुगर होता है उसको पचाता है। तो जवानी पर ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, है कि नहीं। कुछ लोग अपनी जवानियों पे बहुत ज़्यादा इतराते हैं, बूढ़े लोगों को बोल देते हैं ए बूढ़े, लगता है कि वो कभी बूढ़े होंगे नहीं। तो एक शायर कहते हैं कि अपनी तकदीर पे तू नाज न कर, अपनी तकदीर पे तू नाज न कर, ये नशा चढ़ के उतर जाएगा। अपनी तकदीर पे तू नाज न कर, ये नशा चढ़ के उतर जाएगा। आज मगरूर है जिस सूरत पर, कल उसे देख के डर जाएगा। क्या आज मगरूर है जिस रेनिन पर, कल उसका लेवल कम हो जाएगा और तुम मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और यही जो एंजाइम है, क्वेश्चन पूछा गया था चीज बनाने में, चीज समझते ना, पनीर बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पनीर बनाने में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है? तो रेनिन। तीसरा जो एंजाइम है लाइपेज, इकलौता एंजाइम है जो वसा को पचाएगा, है ना। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड यानी फैट को, लिपिड यानी फैट को बदल देगा किसमें? लिपिड यानी फैट को बदल देगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। किसमें बदल देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक है जी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो फैट जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये तीन एंजाइम याद रखिएगा जो एमाशय में डाइजेशन करते हैं। अब इतना आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी भी एग्जामिनर आपको जो है फंसा सकता है। कैसे? देखिए, आपसे पूछेगा कि अमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता, बताइए। अमाशय में फूड के किस कंपोनेंट का, भोजन के किस घटक का पाचन नहीं हो रहा है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है कि नहीं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच से क्वेश्चन निकालेगा। कैसे? अमाशय में किसका पाचन नहीं होता? तो कार्बोहाइड्रेट का। देखो पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को पचा रहा है। रेनिन भी क्या है? मिल्क प्रोटीन को ही पचा रहा है। कैसिन भी क्या है? मिल्क प्रोटीन है। और लैपिस फैट को पचा रहा है। तो किसका पाचन नहीं हुआ अमाशय में? अगर पूछा जाए कि अमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई अमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। बिल्कुल सही है। रोशनी दोबारा शेर सुना दे, लेक्चर में देख लीजिएगा दोबारा। किस एग्ज़ाम में हिमांशु? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के भी बच्चे रहते हैं, हर एग्ज़ाम में अलग अलग होता है। हाँ, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का केवल हो रहा है, ठीक है। तो रेनिन हो गया कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें तो हमारे अमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होगा? तो उत्तर हो गया हमारा कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाइए, भोजन कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में। तो हम लोग देखने जा रहे हैं छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में अगर पाचन की हम लोग बात करेंगे तो छोटी आंत के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे, याद है। छोटी आंत का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये देखिए, ये हमारा था छोटी आंत। यहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत, ये बड़ी आंत ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पे आके एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल गया।
तो यहां से यहां तक आपका छोटी आंत था, ठीक है। छोटी आंत का जो पहला भाग है ये वाला सी जैसा जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका ग्रहणी, ड्यूडेनम। तो सबसे पहले देखेंगे ड्यूडेनम में पाचन, बीच वाला क्या कहला रहा था, बीच वाला क्या कह रहा था, जेजुनम, और लास्ट वाला क्या कहला रहा था, इलियम, है ना। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। तो छोटी आंत में भी सबसे पहले हम किस में पाचन देखने वाले हैं, ग्रहणी में पाचन देखने वाले हैं, और फिर अग्र क्षुद्रांत्र में देखेंगे। तो ये हमारा देखो है अमाशय, ये हमारा है स्टमक, दैट इज अमाशय। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर स्टमक यानी अमाशय। भोजन अमाशय में था और इसके साथ जो होना था हो गया, प्रोटीन पेप्टोन में बदला, आपका जो लैक्टोज था, सॉरी कैसीन जो था कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदला, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, ठीक है। अब भोजन आ गया छोटी आंत के अग्र भाग में, पहले भाग में, और छोटी आंत के पहले भाग का नाम आपको पता ही है क्या है, ड्यूडेनम है। एक एक को तोड़ तोड़ कर हमने पढ़ा रखा है, ग्रहणी है, याद कीजिए। अब इस ग्रहणी से दो दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जी, ध्यान से देखिएगा, इस ग्रहणी से दो दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। एक आपका लीफ लाइक ग्लैंड, पत्ती के आकार की ग्रंथि, जिसका नाम है पैंक्रियाज, जिसका नाम क्या है, पैंक्रियाज। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अग्नाशय। और दूसरी ग्रंथि जो जुड़ी होती है, दूसरी ग्रंथि, उसका नाम है आपका लीवर। ये जो ग्रंथि है इसका नाम क्या है, दिस इज योर लीवर यानी यकृत। ये हमारी यकृत हो गई, लीवर। अब लीवर में रहता है गॉल ब्लैडर, शायद आपको पता होगा, ये गॉल ब्लैडर है, और इस गॉल ब्लैडर से एक नली निकल रही है, और ये नली जो है इसको क्रॉस करती हुई आकर जुड़ जाती है अग्नाशय की नली से। ये जो रचना मैंने आपको दिखाई, यही है आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये है आपका पित्ताशय, यहां पे आके खुली, और ये दोनों ही ट्यूब यहां पे आके खुल गए, ठीक है। यानी लीवर को पैंक्रियाज से कौन जोड़ता है, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये नली निकल रही है, और ये नली आकर पैंक्रियाज से जुड़ गई, और पैंक्रियाज आकर ड्यूडेनम में खुल गया, ठीक है। अब देखिए, फूड जब अमाशय से चलता हुआ छोटी आंत के अग्र भाग में आता है, पहले भाग में आता है, जिसका नाम है ड्यूडेनम, तो यहाँ से दो दो ग्रंथियां कनेक्टेड हैं। पहली ग्रंथि यहाँ पे हमने लिख दिया है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, और दूसरी ग्रंथि आपकी हो गई लीवर। अब आप जानते हैं कि लीवर में एक लिक्विड बनती है, ध्यान से सुनिएगा, लीवर में एक लिक्विड बनती है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल, या इसको बाइल जूस भी लिख सकते हैं आप, बाइल या बाइल जूस। हिंदी में क्या बोलेंगे, पित्त रस। क्या बोल रहे हैं, पित्त रस बोलते हैं। अब ये जो पित्त रस है वो बनता तो है गॉल ब्लैडर में, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आकर जमा कहां पे होता है, बनता है लीवर में। ये जो पित्त है या पित्त रस है वो बनता है लीवर में, लेकिन आकर जमा होता है गॉल ब्लैडर में, और इस गॉल ब्लैडर की नली होता हुआ आकर भोजन में मिक्स हो गया, ठीक है। तो बाइल जूस बन रहा है लीवर में, जमा हो रहा है गॉल ब्लैडर में, और इस गॉल ब्लैडर की नली होता हुआ भोजन में आके मिक्स हो गया। ठीक उसी प्रकार पैंक्रियाज में भी एक लिक्विड बनती है, और उस लिक्विड का नाम होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज में भी एक लिक्विड बनती है, और उस लिक्विड का नाम है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। क्या नाम है, अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी रस भी आकर इस भोजन में मिल जाता है। तो देखो, फूड जब स्टमक से चलता हुआ ड्यूडेनम में आएगा तो इस फूड में क्या मिक्स हो जाएगा, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाएगा, अग्नाशयी रस,
यही दोनों यहाँ पे डाइजेशन करेंगे। तो दोनों का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लीवर का फंक्शन देख लेते हैं, फिर पैंक्रियाज का फंक्शन देख लेते हैं। लीवर ने क्या मिलाया है भोजन में? बाइल या बाइल जूस। पैंक्रियाज ने भोजन में क्या मिला दिया है? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो दोनों के फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लीवर के फंक्शन को पढ़ना चाहते हैं और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। करमवीर कह रहे कि सर ऐसे नोट्स बनाऊं जो बहुत अच्छी लगे। बिल्कुल बनाइए, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। आपकी राइटिंग अच्छी है और अच्छा लिखते हैं तो नोट्स बनाइए। अभिषेक राम राम, कैसे हैं आप? ठीक है। फैटी लीवर क्या होता है? बीमारी में हम लोग पढ़ेंगे स्वाति, घबराइए मत। पीएनजी जल्दी दिला दिया करें, ठीक है। और बोल्ड करेंगे तो फिर लिखाई समझ में नहीं आएगी ना। इससे ज़्यादा बोल्ड करेंगे तो दिखेगा ही नहीं कि क्या लिख रहे हैं, वो अपने आप में मर्ज हो जाएगा। ये बहुत है। तो आप किससे पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है, तो सबसे पहला हम फंक्शन देखने जा रहे हैं किसका? तो लीवर का। पहली ग्रंथि जो जुड़ी हुई है वो है लीवर। जैसे देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि ये अमाशय है। अमाशय से भोजन चलता हुआ कहाँ आ गया है? छोटी आंत के ड्यूडेनम में आ गया है। तो इस ड्यूडेनम से दो दो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। एक है आपका पैंक्रियाज और दूसरा है आपका लीवर। लीवर में ये क्या है? तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से ये नली निकल रही है और ये नली आकर जुड़ गई है किसके साथ? पैंक्रियाज के साथ। तो हमने कहा कि लीवर में क्या बन रहा होता है? अगर हम बात करें लीवर की तो लीवर में बन रहा होता है बाइल जूस। लीवर में बन रहा होता है बाइल या बाइल जूस। तो अब इस बाइल जूस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर कोई आपसे पूछता है, देखो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अगर क्वेश्चन होता है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई या सेक्रेटेड बाई, पित्त का उत्पादन या पित्त का स्रावन कौन करता है? बताइए। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि ये जो बाइल जूस है वो बनता तो है लीवर में, लेकिन जमा कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर होता हुआ पित्त भोजन में आके ऐसे मिक्स हो जाता है। यही पढ़ा ना। तो अगर क्वेश्चन होता है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई या सेक्रेटेड बाई, पित्त का उत्पादन या पित्त का स्रावन कौन करता है? तो आप क्या बोलेंगे? यकृत करता है, लीवर करता है। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, पित्त रस संचित होता है या संग्रहित होता है या जमा होता है, तो हमने कहा कि बाइल जूस बन तो रहा है लीवर में, लेकिन जमा कहाँ पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। तो स्टोर्ड इन, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पित्त रस जो है वो पित्ताशय में संचित होता है, जिसको पित्त की थैली भी आम बोलचाल में कह देते हैं। अब अगर तीसरा सवाल पे मैं आऊं कि भाई बाइल जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? बाइल जूस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? तो याद कर लीजिएगा कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो आप कहिएगा सर जब पित्त रस में एंजाइम नहीं होता तो डाइजेशन में पढ़ा क्यों रहे? फिर ये डाइजेशन में क्या करता है? तो एंजाइम तो है नहीं तो डाइजेशन तो करेगा नहीं, तो डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, और एक ऑप्शन था इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो उत्तर क्या था? एंजाइम नहीं होता। तो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये वसा का पाचन तो करेगा नहीं, बस वसा के पाचन में सहायता करेगा। किस प्रक्रिया के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन। एमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा वसा के पाचन में सहायता करेगा, है ना। अब ये एमल्सीकरण क्या है अभी समझाता हूं। तो देखो दिमाग में एकदम सेट करो आप बात को, जो मैं बतला रहा हूं एकदम क्लियर। यहाँ पे गलत सलत हो जाता है क्वेश्चन। पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का स्रावन कौन करेगा? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई या बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई, योर आंसर शुड बी लीवर। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, पित्त रस जमा होता है गॉल ब्लैडर में। पित्त रस में एंजाइम कौन सा? बोलिएगा कोई नहीं। तो करेगा क्या? पाचन में सहायता करेगा। किसके पाचन में सहायता करेगा? फैट के पाचन में सहायता करेगा। किस प्रक्रिया के द्वारा?
तो एमल्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा वसा के पाचन में सहायता करेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये एमल्सीकरण क्या है, व्हाट इज एमल्सिफिकेशन? तो उसको मैं देखो एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप ऑयल को पानी में डालो, है ना, तो बड़ा बड़ा ड्रॉप बन जाता है, गोल गोल सा दिखा है। ठीक उसी तरह से हमारे भोजन में जो फैट है, जो ऑयल है ना, बटर, घी, है ना, सरसों का तेल जिसमें हम खाना बनाते हैं, ये भोजन के अंदर जाता है तो उसके बड़े बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये मान लिया कि ये बिग फैट ड्रॉप है। क्या है ये? सपोज दिस इज अ बिग फैट ड्रॉप, वसा की बड़ी सी बूंद, वसा की बड़ी बूंद। इसको पित्त रस क्या करता है? इसको बाइल जो है, बाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त रस। इसको पित्त रस क्या करता है? छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ देता है। ये क्या बन गया? स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंद इसमें बदल गया, छोटी छोटी बूंदों में बदल गया। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में बदल जाना ही कहलाता है क्या? एमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? एमल्सीकरण या पाइसीकरण। इसको किसी किसी बुक में पाइसीकरण भी लिख देता है। सो व्हाट इज एमल्सिफिकेशन? यू विल से conversion of big fat drops, conversion of big fat drops into smaller droplets with the help of bile is known as emulsification। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन पाइसीकरण कहलाता है। अब जब वसा की बूंदें छोटी 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 हो जाएंगी ना, तो इसका पाचन आसान हो जाएगा। तो ये पाचन तो कर नहीं रहा है, पाचन में आसानी पैदा कर रहा है। कोई शक है? बता दो। तो क्या क्या याद रखेंगे कि बाइल का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? लीवर में। जमा कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस में कौन सा एंजाइम? बोलिएगा कोई नहीं। करेगा क्या? वसा के पाचन में सहायता। किस प्रक्रिया के द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण क्या है? तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? ऐसे याद कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी के गॉल ब्लैडर में बार बार पथरी आ जा रही थी, स्टोन आ जा रहा था। तो हमने क्या किया कि उस आदमी के गॉल ब्लैडर को ही हटा दिया। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित होगा? अगर किसी आदमी के गॉल ब्लैडर को हम सर्जरी के द्वारा निकाल दें तो उस व्यक्ति में किसका पाचन प्रभावित होगा? बताइए, बोलिए। तो आप कहिएगा सर ये देखो पित्त रस, ये गॉल ब्लैडर क्या कर रहा था? पित्त रस को जमा करके और भेज दे रहा था कहाँ पर? ड्यूडेनम में, ताकि फैट का एमल्सीकरण हो। तो अगर पित्त रस निकाल दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये फैट के डाइजेशन को आसान कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि किसी आदमी के अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि थोड़ा ऑयली और फैटी चीज़ कम खाइएगा। तो ये सवाल देखो पूछा गया, ये सवाल जो पूछा गया कहाँ पे पूछा गया? आपको यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल। हाँ बिल्कुल, फैट का। महिमा यादव, किरण यादव, आयुषी यादव, प्रांजल, हरेंद्र, अंकिता, ऋषा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? गॉल ब्लैडर देखिएगा, सोनप एक अंग है जो लीवर के नीचे ऐसे अटैच होता है। तो एक अंग है गॉल ब्लैडर जिसको पित्त की थैली कहते हैं, जिसमें क्या जमा होता है? पित्त रस जमा होता है, जो क्या करता है? आपके फैट के डाइजेशन को इजी करता है। बस इतना याद रखिए। बीच से ज्वाइन किया है क्या आपने? बीच से ज्वाइन करेंगे नहीं समझ में आएगा, मैं कितनी बार बताऊँ आप लोगों को। अब आ जाइए, दूसरा जो अंग है हमारा वो है पैंक्रियाज। अब आप देखो, हमने अभी अभी डायग्राम से बनाया था ये कि ये देखो भोजन आमाशय से चलता हुआ आ चुका है, कहाँ पे? ड्यूडेनम में आ चुका है। ये है आपका ग्रहणी, और ग्रहणी से दो दो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, एक है लीवर और दूसरा है आपका
अग्नाशय, ये अग्नाशय था। लीवर में क्या था? तो गॉल ब्लैडर था। ये गॉल ब्लैडर से एक नली निकल रही थी और ऐसे ये नली आकर अग्नाशय की नली से जुड़ रही थी। अब ये जो लीवर था उससे तो बाइल निकला और बाइल ने सिर्फ फैट के डाइजेशन को आसान किया, है ना। इसमें कोई एंजाइम था ही नहीं, इसमें कोई एंजाइम था ही नहीं। अब ये जो पैंक्रियाज है आपका, पैंक्रियाज से क्या निकल रहा है? तो एक लिक्विड निकल रही है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, है ना, अग्नाशयी रस। तो पैंक्रियाज क्या स्रावित कर रहा है? अग्नाशयी रस स्रावित कर रहा है। और इस अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम हैं? इस अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम हैं? तो आप कहेगा सर अगेन आपके पास 3 एंजाइम मिल जाएंगे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। हमने क्या देखा? ड्यूडेनम से 2 ग्रंथियां जुड़ी हैं, एक है लीवर। लीवर किसके सहारे जुड़ा हुआ है? गॉल ब्लैडर के सहारे। लीवर ने क्या रिलीज किया? लीवर ने क्या रिलीज किया? तो आपने कहा सर बाइल जूस रिलीज किया। बाइल जूस में कोई एंजाइम था? बोलिएगा सर नहीं। क्या किया इसने? फैट के डाइजेशन को इजी कर दिया। लेकिन पैंक्रियाज क्या रिलीज कर रहा है? एक लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम है? 3। 1 2 3 एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अब देखिए इसमें 3 एंजाइम है, ये डाइजेशन करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को बदल देगा किसमें? तो पेप्टॉन्स में। यही काम किसका था बताओ? यही काम किसका था? पैप्सिन का था। अमाशय में क्या था? पैप्सिन, जो प्रोटीन को किसमें बदल रहा था? पेप्टॉन में, है ना। तो अगर यहां से कुछ बचता बचाता प्रोटीन सही सलामत यहां तक आ गया है तो फिर से इसके पास क्या है? ट्रिप्सिन का इंतजाम है। वो बोलेगा जाओगे कहां, हम फिर से तुमको पेप्टॉन में तोड़ देंगे। तो दोनों ही पैप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पैप्सिन कहां से सेक्रेट हो रहा है बताइए? पैप्सिन कहां से सेक्रेट हो रहा है? तो पैप्सिन आप कहेगा सर पैप्सिन हमारे स्टमक से सेक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अमाशय में जो जठर ग्रंथियां हैं वो स्रावित कर रही है पैप्सिन। काम है दोनों का प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलना। लेकिन ये ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित हो रही है? आपके अग्नाशय से स्रावित हो रही है। दूसरा है अमाइलेज, जो स्टार्च को बदल देगा माल्टोज में। ये तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? अपने बक्कल कैविटी में जब आप फूड को चबा रहे थे तो लार निकल रहा था। लार में एंजाइम था टाइलिन, और टाइलिन क्या कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था। टाइलिन क्या कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था, है ना। और उसको सलाइवरी अमाइलेज कह रहे थे। टाइलिन को क्या बोल रहे थे? सलाइवरी अमाइलेज। क्यों? क्योंकि वो सलाइवा में था, लार में था। लार अमाइलेज। ये अमाइलेज पैंक्रियाज से निकल रहा है तो इसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी बोल सकते हैं, अग्नाशयी अमाइलेज। काम सेम ही होगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, कि अगर यहाँ से बचता बचाता कुछ फैट सही सलामत यहाँ तक आ गया है तो फिर से इंतजाम है लाइपेज का। ये लाइपेज क्या करेगा? लिपिड यानी फैट को, वसा को बदल देगा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में, कि जाओगे कहाँ, है ना। तो बच के जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ये फैट को पचाएगा, ये फैट को पचाएगा। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम आलू खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका नाम क्या है? स्टार्च। चावल खाते हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, नाम क्या है उसका? स्टार्च। अब यहाँ से आप देखिए कि पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस में फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है कि नहीं है बताओ? प्रोटीन को भी पचा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला एंजाइम है और वसा को भी पचाने वाला एंजाइम है। यानी फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट, भोजन के तीनों मुख्य घटक को पचाने वाला एंजाइम मौजूद है। इसलिए पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचन रस कहते हैं, पूर्ण पाचन रस। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे हम पूर्ण पाचन रस कहेंगे? बाइल जूस को, गैस्ट्रिक जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को? उत्तर क्या है? पैंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहेंगे,
क्योंकि इसमें फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। प्रोटीन भी पच रहा है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट भी पच रहा है, वसा का तो पाचन हो ही रहा है। अमाशय में आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पा रहा था। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से लैंग्वेज चेंज करके पूछूं तो उत्तर क्या होगा बताइए। बोलता है कि सेक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। निम्नलिखित में से किस पाचक ग्रंथि के स्राव को संपूर्ण पाचन रस माना जाता है, बताइए। किस ग्रंथि के स्राव को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलेंगे? लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक। तो लीवर से तो बाइल जूस सेक्रेट होता है और इसमें कोई एंजाइम होता ही नहीं है। गॉल ब्लैडर तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता नहीं है। लीवर ने जो बाइल जूस प्रोड्यूस किया है वो इसमें जमा होता है। स्टमक में तो अधूरा पाचन, आपने देखा था कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो उत्तर हो गया पैंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय से क्या सेक्रेट हो रहा था? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट हो रहा था, याद है? अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा था, अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा था। और इसमें 3 एंजाइम थे, याद कीजिए। कौन कौन? ट्रिप्सिन, और कौन था? अमाइलेज, और क्या था? लाइपेज। ये ट्रिप्सिन किसका पाचन कर रहा था? प्रोटीन का पाचन कर रहा था। अमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका? फैट का। तो सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बेशक तेजवर्धान बिल्कुल सही है आप। बाकी का उत्तर क्यों नहीं आया? नीतीश कुमार बिल्कुल सही है। तेजवर्धान भरे जा रहे हैं मैसेज को कमेंट से। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लैपेज, निखिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ये 3 एंजाइम है और फूड के तीनों ही मेजर कंपोनेंट को पचा रहे हैं। तो भोजन आ गया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में हमने देखा 2 ग्रंथि एक्शन में आ गई, एक लीवर और एक पैंक्रियाज। अब भोजन आ जाएगा छोटी आंत के अगले भाग में। छोटी आंत का जो अगला भाग है वो कहलाता है आपका क्या? जेजुनम। कौन वाला? बीच वाला। छोटी आंत का जो बीच वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका जेजुनम। तो ये था ड्यूडेनम। बीच वाला क्या कहलाएगा? जेजुनम। और लास्ट वाला क्या कहलाएगा? इलियम, क्षुद्रांत्र। ये कहलाता है अग्र क्षुद्रांत्र, बीच वाला। अब एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता। तो याद कर लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन जेजुनम। अग्र क्षुद्रांत्र में पाचन नहीं होता तो इसका फंक्शन क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य क्या है इसका, तो यहाँ पर फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण यहाँ पे होगा। यूं तो छोटी आंत के सभी भागों में भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है वो कहाँ पे होगा? तो आपके जेजुनम में होगा। तो यहाँ पे डाइजेशन तो नहीं होता लेकिन अवशोषण होता है। और अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा? वो आगे की बात है, हम लोग देख लेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पूरे छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ, सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? तो जेजुनम में होगा। तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। मोनिका हमारे साथ है, राधे राधे। ठीक है, बात आ रही समझ में? यूट्यूब पर लाइव क्यों चलेगी? यूट्यूब पे ऐप की क्लास यूट्यूब पे कैसे लाइव चलेगी?
उमा शंकर कह रहे हैं कि सर अब हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग केवल पैसे लेने से पहले बोलते हैं कि लाइव चलेगी फिर रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं। ये रिकॉर्डेड चल रही है क्या? और रिकॉर्डेड अगर चल भी रही तो आपको पढ़ने से मतलब है, समझ में आना चाहिए। ये आपको क्या लग रहा है कि रिकॉर्डेड चल रही है? पैंक्रियास डैमेज हो जाएगा तो ख़त्म मामला ना। एक तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, पाचन में प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे हम बोलेंगे, आगे देखेंगे कि पैंक्रियास और भी कार्य है ना। अभी तो सिर्फ डाइजेशन में इसका कार्य हमने देखा। अब आ जाइए, भोजन आ जाएगा कहाँ? छोटी आंत के अंतिम भाग में। छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है इलियम यानी क्षुद्रांत्र। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग हो गया वो कहलाएगा आपका इलियम यानी क्षुद्रांत्र। और ये जो इलियम में पाचन ग्रंथियां होती हैं उसे कहते हैं आंत्र ग्रंथियां। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे आमाशय में ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसी तरह से जो इलियम में मौजूद ग्रंथियां हैं उसे क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलकर क्या स्रावित करती हैं? एक लिक्विड जिसको हम क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में कितने एंजाइम हैं? तो बहुत सारे एंजाइम हैं। अब इनके फंक्शन हमें क्या करने हैं? एक एक करके देखने हैं। पहला हमारा है लैक्टेज, दूसरा हमारा है सुक्रेज, तीसरा हमारा है माल्टेज, चौथा हमारा है पेप्टाइडेज, और एक हर जगह मिलेगा कौन? पांचवा आपका लाइपेज। लाइपेज तो हर जगह ही मिलेगा क्योंकि फैट का डाइजेशन थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। फैट का डाइजेशन मुश्किल होता है तो लाइपेज आपको हर जगह मिल जाएगा। मुकेश कुमार कहेंगे सर क्लासेस रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हैं? कहाँ क्लासेस रिकॉर्डेड जा रही है? किस क्लास में रिकॉर्डेड जा रही है? माल्टोज क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा मोहित। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपका जो है डाउट अपने आप खत्म होता जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हैं? गैस के बारे में तो बता ही दिया कि अगर HCl ज़्यादा सेक्रीट हो गया, HCl ज़्यादा सेक्रीट हो गया तो एसिडिटी हो जाती है, दैट इज गैस। PNG अपलोड नहीं हो रही है, देखते हैं। हाँ, कौन सा डाउट है सिमरन बताइए, क्या डाउट है? आप गलत टाइम में डाउट पूछ रहे हैं ना। इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट और क्लास 4 रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन कभी भी रिकॉर्डेड नहीं जा सकती ना। कोई बेवकूफ़ होगा जो इंट्रोडक्शन रिकॉर्डेड देगा। मुकेश कुमार, कहाँ रिकॉर्डेड जा रही है? मतलब तुम्हारा नाम ले तभी समझ में आएगा कि लाइव चल रही है ना। और अगर आपका नाम नहीं लिया जाए तो लगेगा अच्छा रिकॉर्डेड है। अब इतने लोग रहते हैं, कम से कम 2000 बच्चे होंगे इस बैच में। अब सबका कमेंट हम करने लगे रिप्लाई, तब तो हो गया फिर काम, पढ़ाई होगी नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइव है साहिल साहब। ठीक है लकी, नो डाउट। गैस्ट्रिक एसिड कुछ नहीं होती है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें HCl होता है। HCl होने के कारण ये, हाँ ये सब ऑनलाइन चल रहा है। चलिए तो देख लीजिए, अब इनके हम फंक्शन जरा देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं एक एक के फंक्शन। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बतला दूं, देखो एज जो है ना वो एंजाइम का सफिक्स होता है। किसी शब्द के बाद एज लगा हुआ है इसका मतलब वो निश्चित रूप से एंजाइम होगा, है ना। एज किसका प्रत्यय होता है, किसका सफिक्स होता है? एंजाइम का। जैसे देखो यहाँ पर लैक्टेज है, मतलब निश्चित हो जाओ एंजाइम होगा। सुक्रेज है, निश्चित हो जाओ एंजाइम होगा। माल्टेज है, निश्चित हो जाओ एंजाइम होगा। जैसे रेनिन क्या है, पैप्सिन क्या है, आपको रटना पड़ेगा कि ये एंजाइम है। लेकिन किसी शब्द के बाद एज लगा हुआ है ना, समझ लेना कि भाई वो एंजाइम है। अब इन सभी एंजाइम के जरा फंक्शंस आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला एंजाइम हमने बोला लैक्टेज, ये क्या करेगा? लैक्टोज को बदल देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अभी कोई पूछ रहे थे ना कि माल्टोज क्या होता है, देखो अब आएगा। अब आपसे ये सवाल रहेगा कि ये लैक्टोज क्या है। सबसे पहली बात, लैक्टोज क्या है?
बताइए। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि लैक्टोज क्या है, तो मिल्क शुगर है। क्या है? लैक्टोज क्या है जी? अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट करके कहीं पे लिख लेंगे। लैक्टोज क्या है? व्हाट इज लैक्टोज? तो लैक्टोज है आपका मिल्क शुगर, दूध में पाया जाने वाला शर्करा। तो मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? याद कीजिए, हमने बोला मिल्क यानी दूध। मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? तो आपने अभी पढ़ा था कैसीन, याद है? मिल्क में प्रोटीन कौन सी है? कैसीन। लेकिन वहीं पर पूछा जाए कि मिल्क में शुगर कौन सी है, शर्करा कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, तो क्या बोलिएगा? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। तो अगर अपने भोजन में हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क में शुगर है कौन? लैक्टोज। लैक्टोज नाम का शर्करा है। प्रोटीन का पाचन पहले हो चुका है, अब शुगर के पचाने की बारी आ रही है। तो ये जो लैक्टोज नाम का शुगर है उसको लैक्टेज, एज कहने का मतलब एंजाइम है, ये जो लैक्टेज नाम का एंजाइम है ये लैक्टेज को बदल देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ये ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है और गैलेक्टोज भी मेन मोनोसेक्राइड है ना? ठीक है। कौन बोल रहा है कि मिल्क पचता नहीं? यही अगर लैक्टोज की कमी हो गई और उधर रेनिन की कमी हो गई तो मिल्क नहीं पचेगा। ठीक है रोहित, उसको मिल्क पचने में दिक्कत आएगी। अगर ये वाला कम हो गया, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना? लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए सुक्रोज, सुक्रेज। एज कहने का मतलब ये एंजाइम है, किसको तोड़ेगा? सुक्रोज को तोड़ेगा। आप कहोगे सर ये सुक्रोज क्या है, तो फिर कहीं पर साइड में नोट करके लिख लीजिएगा। सुक्रोज क्या है? केन शुगर है। याद कर लीजिएगा, सुक्रोज क्या है? केन शुगर या टेबल शुगर। सुक्रोज क्या है? केन शुगर या टेबल शुगर। गन्ने के रस में पाया जाने वाला शर्करा। गन्ने के रस में, गन्ने के रस में पाया जाने वाला शर्करा या चीनी, जो हम चीनी शक्कर यूज करते हैं खाने में, वो सुक्रोज है। तो आपने अपने खाने में चीनी यूज किया है, वो दरअसल क्या है? सुक्रोज है। उसको पचाने के लिए एंजाइम हमारे पास है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब ये फ्रक्टोज क्या है? ये बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर। व्हाट इज फ्रक्टोज? फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, फलों में पाया जाने वाला शर्करा। फलों में पाया जाने वाला शर्करा। फलों में पाया जाने वाला शर्करा है कौन? फ्रक्टोज। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? तो वो है आपका फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है। तो ये सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। देखो ये सिंपल हो गया, ये भी सिंपल हो गया। डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा। अब आ जाइए माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को बदल देगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। देखिए माल्टोज कहाँ कहाँ बना था, याद है? जब हम फूड को अपने बक्कल कैविटी में चबा रहे थे तो लार ग्रंथियां लार स्रावित कर रही थी और लार में था टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को, स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का लंबा सा चेन, उसको किस में बदल रहा था? माल्टोज। माल्टोज का मतलब क्या? ग्लूकोज का डाइमर। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स अभी भी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं माल्टोज। माल्टोज मतलब ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल अभी भी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या है? माल्टोज। अभी भी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था, माल्टेज ने इसको भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। सो आप देख रहे हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है कहाँ पर? छोटी आंत के इलियम में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है।
तो माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, अलग अलग कर दिया। अब आ जाइए पेप्टाइडेज, पेप्टोन को बदल देगा अमाइनो एसिड में। आप याद कीजिए पेप्टोन कहाँ कहाँ बना था, आमाशय में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था, ठीक है। पेप्टोन मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही हो पाए थे। ट्यूडेनम में, ग्रहणी में, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था। पेप्टोन मतलब क्या, अभी प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही हो पाए थे, पूर्ण पाचन नहीं हो पाया था। यहाँ पे देखो पूरा होगा, यानी पेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टोन को एमिनो अम्लों में बदल देगा। देखिए, और इन सभी जगहों से बचता बचाता कुछ फैट यहाँ तक आ गया है, तो फिर से इंतजाम है लाइपेज का। लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो ये देख सकते हैं आप कि भाई साहब ये इतने एंजाइम हैं जो आपका पाचन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखो याद क्या रखना है, यहाँ से याद रखना है कि भाई लैक्टोज क्या है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा। सुक्रोज क्या है, गन्ने के रस में पाया जाने वाला शर्करा या चीनी। फ्रक्टोज क्या है, फलों में पाया जाने वाला शर्करा। और एक सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें सबसे ज्यादा मीठा शर्करा कौन है, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है, तो बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए, आपके सिलेबस से कम इधर उधर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे लोग। अब बताइए, इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, कौन सबसे अधिक मीठी शर्करा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। बताइए। देखो लकी पूछ रहे हैं कि रेनिन कहाँ से आता है। देख लो, बीच से एंट्री मारी होगी, एकदम ही समझ में नहीं आएगा मेरे क्लास में अगर आपने बीच से एंट्री मारी है तो, या वैसे टीचर से पढ़ाया जिसने 1 लाइनर पढ़ाया है, एकदम समझ में नहीं आएगा। हर पार्ट पहले आपने पढ़ा होगा शुरू से, तभी समझ में आएगा। अब मैं बोलूंगा ड्यूडेनम, अब आपको पता ही नहीं ड्यूडेनम है क्या। तो इनमें सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। बहुत सारे लोगों ने सुक्रोज मारा था चीनी समझ के, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे अधिक मीठी शर्करा अगर कोई है तो याद कर लीजिएगा, विच वन इज द स्वीटेस्ट शुगर, यू विल से फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। कितने लोगों ने फ्रक्टोज बोला, क्या बात है भाई। सुक्रोज वाले कौन है, वरुण साहब हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जितनी गलती करनी है कर लीजिए। लकी ल्यूसी साहब ने भी सुक्रोज कहा है, रितेश ने भी सुक्रोज कहा है। मैंने कहा ना बहुत सारे लोग फंस जाओगे अब। हाँ, लीवर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, रिजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। कल्पना, आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता लीवर में होती है, इसलिए आप अपना 50% से ज़्यादा लीवर दे सकते हो किसी को, आपका भी बन जाएगा उसका भी बन जाएगा, है ना। लेकिन जैसे मान लिया किसी को फैटी लिवर सिंड्रोम हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, उस केस में आप लीवर दे के भी नहीं बचा सकते लास्ट स्टेज में। तो ये हमारा जो है वो डाइजेशन हो गया है कंप्लीट। तो अगर कोई पूछे कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बक्कल कैविटी से। लेकिन डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, छोटी आंत में। डाइजेशन जो कंप्लीट होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, पाचन पूर्ण होता है कहाँ पर, तो आप कहेगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन में, SI। पर पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का तो 3 भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ, तब आप बोलिएगा इलियम में, यानी क्षुद्रांत्र में। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ, तो माउथ में या बक्कल कैविटी में। लेकिन डाइजेशन का अंत कहाँ, तो छोटी आंत में। लेकिन जिद पे अड़ जाए कि छोटी आंत का तो 3 भाग होता है भाई, छोटी आंत में कहाँ, तो इलियम में। बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है।
लास्ट स्टेज में फैटी लीवर्स ठीक नहीं होता है, उस आदमी को मरना ही पड़ेगा। हाँ, शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए तो उसको बचाया जा सकता है लीवर देकर, है ना। लास्ट स्टेज में मुश्किल हो जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? माल्टोज, है ना। ग्लूकोज का डाइमर है माल्टोज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन खत्म। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो सकता है पढ़ाने के दौरान मैंने आपके डाउट्स नहीं देखे हों। वाटर का काम होता है, जितने भी बॉडी में प्रोसेस चल रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए सॉल्वेंट चाहिए ना। सॉल्वेंट का काम करता है। नाम छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है, बताया था ना। नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ा है। फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाया जाने वाला शुगर है, जिसकी वजह से फलों का स्वाद मीठा होता है। फैटी लीवर बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीने से होता है। ड्यूडेनम में छेद हो जाए तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। लाइपेज वो एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। वसा को किस में बदल देता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पीएनजी हम देखते हैं ताकि इजिली डाइजेशन हो सके। अरविंद साहब, अगर लीवर बढ़ जाए तो खतरनाक है ये, तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, दिस इज CH2OH, दिस इज योर ग्लिसरॉल, है ना। तो फैट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होती है? ये वाला फैटी एसिड हो गया, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन, और ये ग्लिसरॉल, दोनों मिलकर फैट बनता है। तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको तोड़ देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, पीएनजी हम देखते हैं कि पीएनजी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बड़ी आंत का काम बस भोजन का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना। पानी का अवशोषण, भोजन ना तो वहाँ पे कोई पाचन होगा, ना ही वहाँ पे कोई और प्रक्रिया होगी, वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। शुगर का बढ़ना जब हम पैंक्रियाज पढ़ाएंगे, ग्रंथि पढ़ाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे डायबिटीज़ नाम की जो बीमारी होती है वो कैसे होती है। तो वही इंसुलिन की वजह से होती है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। सुक्रेज का काम हुआ सुक्रोज को पचाना। सुक्रेज क्या एंजाइम है जो सुक्रोज को किस में बदल देता है? फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जो आपके पैंक्रियाज से रिलीज होता है और आपके प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। हाँ, द्विवेदी साहब लाइव है, देखो इनको भी प्रॉब्लम है, पूछ रहे सर लाइव है क्या? फैटी लीवर मतलब लीवर में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाना। नीतू बिल्कुल जा रही है। और किसी का कोई? जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही नहीं है ना। आगे पढ़ेंगे सब इंसुलिन, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे उसको, डायबिटीज़ वगैरह सब डिटेल से पढ़ेंगे, घबराइए मत। छोटी आंत में, टाइफाइड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है ना, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उसको केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, सब इसी बायोलॉजी में हो जाएगा क्या। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।